वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की भेंट सामान्य बात नहीं है। जो राजनीति के जानकार हैं और समझते हैं कि ये मुलाकात क्या है, उनके अच्छे से ये संदेश उनके हृदय में है, दिमाग में है कि मामला कहीं कुछ बड़ा तो नहीं हो रहा है। और बड़ा से मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी या फिर एनडीए में कुछ फूट हो जाएगी, ऐसा नहीं। मामला जाएगा ऐसा जिसका हम आप सामान्यतया अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब वो बात क्या होगी, इसी पर चर्चा करने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हुए हम चर्चा करेंगे। याद रखना 2014 में जब गोवा अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए नाम का चयन हुआ था उम्मीदवारी के रूप में, तब जो सर्वाधिक नाराज लोग हुए थे भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से, उसमें नीतीश कुमार भी एक थे। नीतीश कुमार ने उस समय ये बोल करके भी और ये अपने कार्यों के द्वारा भी निरंतर ये रखा था कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के कारण से 2014 में जो बाद में इसके साथ में जो बिहार सरकार बनाना और एनडीए के गठबंधन में शामिल होना, सब चीज़ों में नीतीश कुमार एक तरफ गए। ये एक समय बिल्कुल लालूमय हो गए थे जब इधर नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, अर्थात जो आपका एरा है अटल जी का या कि आडवाणी जी का या कि मुरली मनोहर जोशी जी का, इनका एरा ख़त्म होते ही, इनका युग ख़त्म होते ही नरेंद्र मोदी के और अमित शाह जी के आगमन के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी से एक दूरी बना ली। यद्यपि अमित शाह से नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसी छाप लगाने की षड्यंत्रिक कोशिश की गई। उसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी था और भारतीय मीडिया का षड्यंत्र भी था कि 2002 में जो दंगे हुए गुजरात में, उसमें मोदी जी का कहीं न कहीं जो तथाकथित मुस्लिम लोगों का जो उसमें प्रताड़ना हुई, या कि उनको दंडित किया गया, या कि उनको पहली बार हिंदुओं की तरफ से भी प्रतिकार सुनने को मिला, या कि शासन पक्ष की तरफ से मुस्लिमों को वैसा सहयोग नहीं मिला जैसा आमतौर पर दंगों में मिला करता था। तो इसको लेकर के और एक वर्ग राजनीति का भी, एक वर्ग मीडिया का भी बड़ा नाराज था नरेंद्र मोदी से। इसलिए इतिहास में चलना, यही वो समय था जब कहीं मौत का सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत की थी सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया था कि वह मीडिया में भी खूब चला और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। जनता के स्वर से, जनता के भाव से कुछ अलग भाव लेकर के यदि आपकी अभिव्यक्ति होती है जिसमें आपकी व्यक्तिगत कुंठा का समावेश होता है, तो जनता उसका उत्तर देती है। तो वहाँ पर जो सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की लुटिया डूब गई गुजरात में। कांग्रेस की लुटिया डूब गई गुजरात से। जो सांसद के रूप में लोकसभा में जो सांसद आते हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। आगे चल के ऐसे तो और भी उदाहरण, वो चौकीदार चोर है या फिर अन्य जो छोटे मोटे काम को लेकर के वो जीएसटी को कह दिया कि जीएसटी ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने कहा कि आप व्यर्थ एक जो सुधारवादी रवैया चल रहा है, जो सुधारक दृष्टिकोण चल रहा है, उसमें आप अवरोधक बन रहे हो। ये दृष्टिकोण बना जनता का और नरेंद्र मोदी हीरो पर हीरो बनते गए। जो 2014 में 283 सीट आई थी, वो 2019 में 303 बन गई। और ये बात अलग है कि 2024 में
फिर अति आत्मविश्वास कह लीजिए, या कि अपने मुद्दों से थोड़ा सा हटना कह लीजिए, या कि अयोध्या में जो सांसद है लल्लू सिंह, उसकी नालायकी के कारण से कि हम संविधान बदल देंगे, उसको कांग्रेस ने भुनाया। कांग्रेस ने ये भी साथ में एक चलाते गए, हमारी सरकार आ जाएगी तो 8,000 हर महीने महिलाओं को मिलेगा, खटाखट खटाखट खटाखट। तो खटाखट तो नहीं मिला, लेकिन उससे जो वोट कटे थोड़े से, तो भारतीय जनता पार्टी 303 से वापस 240 पर आकर के अटक गई। लेकिन वहाँ से ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी दृष्टि में बदलाव किया, नरेंद्र मोदी ने या कि मोदी सरकार ने अपने मुद्दों पर कोई समझौता किया, बल्कि और ज़्यादा आक्रामक होकर के मोदी आगे बढ़े। पहले लगभग 285-90 के लगभग, क्योंकि नीतीश कुमार और साथ ही चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के सहयोग मिला। लेकिन इन दोनों के सहयोग के बाद में भी अभी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की विजय के बाद में एक साथ 22-23 सांसद एक मणिपुर मेघालय की एक अनजान से पार्टी में विलय करके और वो एनडीए में आ गए एक साथ। मतलब नीतीश कुमार के 12-13 सांसद छोड़ दीजिए, उधर से नायडू के पास 14-15 सांसद छोड़ दीजिए, इनसे भी बड़ी पार्टी वो बन गई जो टीएमसी से टूट करके और दूसरी पार्टी में कब विलय करके और एनडीए के सपोर्ट में आ गए। तो कुल मिलाकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के पास में लगभग 350 सांसदों का सपोर्ट है, जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है 350, और 2/3 के लिए चाहिए 360, और राज्यसभा में तो एनडीए का 2/3 हो ही चुका है। कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी इतने कंफर्टेबल मेजोरिटी पे है कि वो आराम से अभी जिस तरीके से वंदे मातरम वाला जो संशोधन हुआ, क्योंकि पहले एक ही शुरुआत का पद और एक अंतरा, 2 ही पद थे 6 में से, लेकिन अब 4 पद और मिलाकर के 6 पद का संपूर्ण वंदे मातरम गान का जो रखा, तो उसमें भी 2/3 प्राप्त हुआ ही। और अनंतर अभी जितने भी संविधान संशोधन के लिए लेके आ रहे हैं, नीट पीजी में जो 2024 का जो कानून था उसमें बदलाव के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए था, वो भी अभी कर लिया। अर्थात अब एक देश एक चुनाव और परिसीमन, ऐसे जो 2/3 बहुमत की अपेक्षा के साथ में जो चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, वो भी अब नरेंद्र मोदी सरकार पूरी ताकत से तैयार है। बात ये तो मैंने पूर्वापर बोली, मैंने कहा कि इस विषय को बोलना ज़रूरी है। कुछ इतिहास के घरौंदे में से कुछ तिनके निकाल करके आपके सामने निकाल के रखना ज़रूरी थे, ताकि हम उस बात को समझ सके कि ये बात चली कहाँ से। तो जो नीतीश कुमार बहुत कट्टर विरोधी थे नरेंद्र मोदी के, वही नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए लालायित हुए। एक सीमा तक तो एक वीडियो में तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के पांव छू रहे हैं नीतीश कुमार, जबकि वय में भी, उम्र में भी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के या समकक्ष या लगभग थोड़े से बड़े हैं। यद्यपि अभी स्मृति विलोप उनका हो रहा है। आजकल नीतीश कुमार कभी कभी कुछ तो भी करने लगते हैं। उनके सारे ऐसे वीडियोस हैं कि जब वो विधानसभा में भी जो महिलाओं के लिए जो नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें बोल जाते हैं। इसी तरीके से वो किसी को पुरस्कार देते समय भी अजीबोगरीब हरकतें कर लेते हैं। एक वो कोई कैंडिडेट थी, डॉक्टर, आयुर्वेद की डॉक्टर BAMS, उसका बुर्का उठा करके देख लिया चेहरा उन्होंने, तो बड़ी अजीब से, लेकिन वो बुजुर्ग इंसान है और बुजुर्गों को क्षमा करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार अभी जब बांकीपुर में सारा कुछ बांका हो गया और एक ऐसा व्यक्ति जो सारी पार्टियों को जिताता रहा, वो नीतीश कुमार से भी कभी जुड़े रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी से भी जुड़े रहे हैं, वो ममता बनर्जी से भी जुड़े रहे हैं, वो अखिलेश के साथ भी जुड़े रहे हैं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। सारे दलों के घाट की पार्टियों में रह करके उनको जिताने का काम करने वाले जो अभी प्रशांत किशोर है, जिनके पास में एक बड़ी टीम है मैदान में काम करने वाली, इस बार उस टीम ने पहले तो विधानसभा
बिहार के चुनाव के समय काम किया, लेकिन वो एक भी सीट जीत नहीं पाए, खुद खड़े नहीं हुए थे, लेकिन उनके अधिकांश जो विधायक उम्मीदवार थे उनके जमानतें जब्त हो गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने हिम्मत नहीं हारी और सबसे टिपिकल सीट और टिपिकल समय को चुना। इस समय जबकि पूरे देश में जय जयकार नरेंद्र मोदी की हो रही है, मोदी सरकार की हो रही है, ये बात अलग है कि जंतर मंतर पर कुछ छू मंतर जैसे कार्यक्रम भी हुए जिसे निपटना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कठिन था, लेकिन मोदी सरकार वहां पर भी वैतरणी पार हुई। यद्यपि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया कि आपको गाली गलौज जो कर रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे, उनको आपने क्षमा कर दिया। लोग चाहते थे उन पर कार्रवाई हो, लेकिन मोदी ने उनको क्षमा किया, वो एक चैप्टर क्लोज हुआ। ठीक इस तरीके से अपराधी तत्व 3-4 हज़ार उसमें घुस आए, मर्डरर, रेपिस्ट ऐसे लोग भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंप्रोमाइज़ वहाँ पर भी हुआ कि हम सारे केसेस वापस ले लेंगे, तो अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब आ रही बात बांकीपुर में हार की। एक सन्नाटा मेरे मुंह पर भी आया, मेरे चेहरे पर भी आया, आपके दिमाग में भी आया होगा कि बांकीपुर हारना छोटी बात नहीं, क्योंकि नितिन नवीन से पहले उसके पिताजी उस सीट से जीतते रहे, बीजेपी से ही। बाद में नितिन नवीन 2005 के बाद से तो नितिन नवीन लगातार जीत रहे हैं, और अभी वो 55,000 वोटों से लगभग जीते थे, 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो विधानसभा में जीते थे। लेकिन उनका त्याग पत्र करा करके और मोदी सरकार ने या कि बीजेपी ने या कि मोदी अमित शाह ने उनको बना दिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीट खाली हुई तो ये था कि कोई भी, बल्कि अहंकार में शायद एक आध नेता ने तो ऐसा बोल दिया कि तुम तो कुत्ते बिल्ली को खड़ा करेंगे वो भी जीत जाएगा। अहंकार की पराकाष्ठा। रावण भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा जितना ओवर कॉन्फिडेंस रहने का गलती भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने की होगी। उसको तो सबसे पहले उसने वही काम किया जो 2024 के लोकसभा में अयोध्या के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह ने कहा था कि हम 400 सीटों से क्या करोगे। वो बोला 400 सीटों से हम संविधान बदल देंगे, और बस उसी बात को पप्पू एंड पार्टी पूरी ले बैठी और भारतीय जनता पार्टी को 240 पर टिका दिया। तो ऐसी गलती जब आप अति आत्मविश्वास में अपनी पार्टी के को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये जो ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए थी। अब चूक कहाँ होती है? चूक वहाँ होती है जब लोकसभा चुनाव के समय नड्डा जी ने कहा था कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं, अब हम इतने सबल हो गए हैं कि अब तो खुद जीत लेंगे हमें लोकसभा में या राजनीति में आरएसएस की आवश्यकता नहीं। और वो परिणाम बहुत भारी पड़ा कहना, और परिणाम ये हुआ कि आरएसएस के कार्यकर्ता घर बैठ के 2024 की बात कह रहा हूं। यही बात लालू सिंह करेले और नीम चढ़ा और कड़वा हो गया। उसने कह दिया कि 400 सीट का क्या करोगे। पत्रकार ने पूछा, बोले 400 सीट से हम संविधान बदल देंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस और अखिलेश की पार्टी सब लगे ये संविधान भी बदल देंगे, आरक्षण भी खत्म कर देंगे। परिणाम हुआ कि आप 240 पर टिक गए, आपको 35 सीटें भी नहीं मिली। 80 सीटें हैं लोकसभा की, आपको 33 पर ही रोका, और समाजवादी पार्टी लाल टोपी आपसे आगे बढ़ गई। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। बहरहाल, तो अभी नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के मिलना और मोदी जी से बात करना, ये तो तय है कि नीतीश कुमार ने कहा होगा जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। शायद बिजली गिरे या बिजली गिराने के लिए जो सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी की कार्य पद्धति पर यह आरोप लग रहा है कि वे उस तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। उसको 3 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे चलना, 3 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे चलना प्रशासन का एक तरीका होता है। यही नरेंद्र मोदी करते रहे, ये अन्य मंत्री करते रहे। तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की नकल मारते हुए एक तो उस लड़के को एनकाउंटर करा दिया जो पत्रकार था, जिसका अपराध से कोई लेना देना नहीं था बेचारे को, लेकिन उस तिवारी को उड़वा दिया पुलिस वालों के हाथों, और अब वो लेने के देने पड़ रहे। सारा ब्राह्मण वर्ग और सवर्ण वर्ग वहां से नाराज बैठा। फिर यूजीसी का पहले से कोड में खाज हो ही रही थी। यूजीसी का जो धर्मेंद्र प्रधान जो कांटे बो के गया, वो भी तकलीफ दी। धर्मेंद्र प्रधान का जो यूजीसी गाइडलाइन के कारण से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या नहीं थी कि सरकार जाके कह दे कि हम इनको वापस ले रहे हैं?
सरकार कर सकती है ऐसा, लेकिन केंद्र ने वो कार्य अभी तक नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान के रहते रहते तो नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा। ये सब चीजें जनता देखती है, इन सब चीजों का जनता पर असर पड़ता है। जनता को मूर्ख मत समझने की गलती करो भाई। तो कुल मिलाकर के अभी नीतीश कुमार का वहां मिलना ये संकेत देने के लिए भी कि मोदी जी संभालिए, संभालिए आपके सम्राट चौधरी को या तो बदलिए। मुझे लगता है सम्राट चौधरी को बदलने के लिए कुछ नीतीश जी ने कुछ न कुछ छोटा सा परामर्श जरूर दिया होगा कि हम दोनों हम ये नहीं कह रहे हैं आपके साथ सपोर्ट, तो वो तो भूल जाइए। नीतीश कुमार सपने में भी अब एनडीए से अलग होने का नहीं सोचेंगे, और बीजेपी के साथ जो कोलैबोरेशन है उनका बिहार में, उससे अलग कभी नहीं होंगे जीते जी। लेकिन वे समझाइश तो जरूर देंगे कि गलत हो रहा है, और शायद सम्राट चौधरी को बदलने की राय आज दी हो, और अगर दी है तो आने वाले 4-6 दिन में बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा। वीडियो ठीक लगा हो तो साथ दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भारत माता की जय।